हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव समान ज्ञान। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में लोग कवर करेंगे चैप्टर 9 को, जो कि है गुप्त काल। और इसका काल माना जाता है 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक इसको माना जाता है गुप्त काल को। तो आइए आज शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो याद रखिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त किसके सामंत थे। आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त जो है वो किसके सामंत थे। तो गुप्त साम्राज्य आने से पहले, गुप्त वंश की स्थापना से पहले ये किसी के अधीन, ये जो है सामंत का काम क्या करते थे। तो वो पूछा जा रहा है कि गुप्त जो है किसके सामंत थे, किसके शासनकाल में थे। तो कुषाण वंश के शासनकाल में ये उसके यहाँ सामंत के रूप में काम क्या करते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त वंश का जो शासक हुआ पहला, उन्होंने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयाग, जिसको प्रयाग यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति जो है अभिलेख, वो किसके शासनकाल में लिखा गया था। तो प्रयाग या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो है, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है। उसी तरह बिलसड़ स्तंभ लेख जो है, बिलसड़ स्तंभ लेख जो है ये कुमारगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। किसके, कुमारगुप्त के शासनकाल में। भित्री स्तंभ लेख ये किसके शासनकाल में हुआ था। तो भित्री स्तंभ लेख लिखा गया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में कौन सा हुआ था, भित्री स्तंभ लेख। मंदसौर लेख, मंदसौर लेख किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था बंधु बर्मन के शासनकाल में। बंधु बर्मन के शासनकाल में हुआ था मंदसौर लेख। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट जो है गुप्त शासनकाल के दौरान ही एक महान खगोल विज्ञानी और एक गणितज्ञ रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा कौन सी थी। तो उसके शासनकाल में जो दरबारी भाषा या सरकारी भाषा वो हुआ करती थी संस्कृत। क्या हुआ करती थी, संस्कृत भाषा जो है गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। इतिहासकार B.N. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। इतिहासकार B.N. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। तो ये पुकारा गया था किसको, ये पुकारा गया था समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन कहकर पुकारा गया और इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप आंसर मारेंगे समुद्रगुप्त को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो वो राजा कौन था, तो वो थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ही हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश जो है कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त वंश जो है राजवंश वो प्रसिद्ध था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियाँ जो है गुप्त काल से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास जो है किसके राजकवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। कौन? कालिदास जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि विक्रमादित्य की जिन्होंने उपाधि धारण की थी, उसके राजकवि हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता का चित्रकारी। ठीक है, अजंता का चित्रकारी जो है बौद्ध धर्म के विषय वस्तु पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, तो उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था? हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था उत्तर गुप्त युग में जो है प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से आएगा? ये हो जाएगा भानुगुप्त से। किससे? एरन अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान भारत आया था। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इसके साथ कि हैनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? कन्फ्यूजन यही होता है या तो फाहियान या फिर हैनसांग। तो आप याद रखिएगा कि हैनसांग जो आया था वो आया था राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हैनसांग आया था, और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या फिर गोल्डन एज था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या फिर गोल्डन एज था? तो कौन सा ऐसा काल था जिसको कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या फिर गोल्डन एज कहा जाता था? तो वह था गुप्त काल। गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का निवासी था? ये चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो प्रवरसन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो बकाटक वंश का शासक था। बकाटक वंश का शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ये कहा गया था समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक जो है वो उसको कविराज कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? ये कहा गया था कहोल स्तंभ लेख। कहोल स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये मांगा था बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए जो है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ये हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण का कला सर्वप्रथम आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो ये किया था शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों के उन्मूलन करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे?
गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? वो थे विष्णु। कौन थे? विष्णु जो है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो ये किया गया था शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 26, मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? महरौली जो दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ शताब्दी में। कब हुआ था? चतुर्थ शताब्दी में महरौली जो है दिल्ली स्थित में लौह स्तंभ का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, फाहियान और हैनसांग ने डैश के राज्यों को देखा? फाहियान और हैनसांग ने डैश के राज्यों को देखा। तो आपको पता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और हैनसांग जो आया था वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो क्या हो जाएगा? फाहियान और हैनसांग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था? तो आया था फाहियान, और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हैनसांग। ठीक, और दोनों ही चीन के निवासी थे। कहाँ के थे? चीन के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 28, धनवंतरी थे। तो धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो धनवंतरी कौन हुए? धनवंतरी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न थे। नवरत्न में से एक थे जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये थी राजतंत्रात्मक। किस प्रकार की? राजतंत्रात्मक प्रणाली की जो शासन प्रणाली थी उसमें गुप्तकालीन शासन प्रणाली हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 30, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन इसमें नहीं मिलता। फाहियान द्वारा रचित जो पुस्तक है फोकुओकी में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा देवगढ़ व दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो अजंता की गुफा में जो है गुप्त काल में जो जिस गुफा का निर्माण किया गया वो कौन सा था? तो वो था 16, 17 एवं 19। 16, 17 और 19 जो है गुफा नंबर वो गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत जो कि 319 ईस्वी या 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त संवत को चलाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ये किया गया था अपने राज्यारोहण के
स्मारक के रूप में, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 36, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था कौन? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण ही गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है या फिर गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था? ये हुआ था गुप्त काल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो वो कराया था सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य वंश का शासक था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? वो हो जाएगा गुप्त काल में सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो सोना का मुद्रा चलाया जाता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था दिनार। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया था कुमार संभवम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जब स्थापना किया गया था तो वो कौन सा युग था? तो वो था गुप्त युग, यानी कि गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो गुप्त काल में जो है भू राजस्व की दर क्या थी? तो उस समय जो दर थी वो था उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग जो है वो गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये हो जाएगा गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दिया था गुप्त वंश के द्वारा दिया गया था। गुप्त वंश ने ही मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है चंद्र की स्मृति में बनाया गया था। चंद्र के स्मृति में गुप्त काल में ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था? कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो इसका नायक कौन था? ये हो जाएगा अग्निमित्र। क्या हो जाएगा? अग्निमित्र जो है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम के नाटक का जो है वो नायक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ये हो जाएगा प्रयाग के अभिलेख में। प्रयाग के अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिकों का उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग अभिलेख में
वर्णन इसका मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये गुप्त काल में जो है स्त्री और पुरुष में जो था क्या था, बराबरी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन सा ऐसा राजवंश है जो कि हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये था गुप्त राजवंश जो है वो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। उसी तरह अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जानकी हरण जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जानकी हरण जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में वो बाग में स्थित है। कहाँ? बाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के बाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश ने जो भारत पर शासन किया था वो कब से कब तक किया था? तो ये किया गया था 319 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का भारत में शासन रहा। कब से? 319 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक भारत में गुप्त वंशों का शासन रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। बाल विवाह का जो प्रथा है वो आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में ही बाल विवाह का प्रथा जो है वो आरंभ हुआ था। तो बाल विवाह का प्रथा का जो आरंभ हुआ था कब हुआ था? तो गुप्त काल से ही बाल विवाह का जो प्रथा वो आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है ये किया गया था जारी गुप्त काल में। गुप्त काल में ही सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 55, यूरोपीय भाषा में अनुदित या फिर अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ये हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा हो जाएगा? अभिज्ञान शकुंतलम जो है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। इसका रचना कौन किया था? ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा। कवि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 56, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वो मिलता है एरन अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो अगर हम इसमें लगाएं, पहला कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। पहला कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा कौन हो जाएगा? तो समुद्रगुप्त। तीसरा जो आएगा वो कौन हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद हो जाएगा कुमारगुप्त। लास्ट में हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? पहला में हो जाएगा चंद्रगुप्त, दूसरा हो जाएगा समुद्रगुप्त, और तीसरा में हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथा में हो जाएगा कुमारगुप्त, और पांचवा में हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ था बयाना भरतपुर से। कहाँ से? बयाना भरतपुर से ही गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है
वो कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कथन ए में दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फेडरल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों से देखा जा सकता है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फेडरल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों से देखा जा सकता है। और कारण 2 में दिया गया है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 61 गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ये होता था ताम्रलिप्ति। कहाँ? ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। क्वेश्चन नंबर 62 गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे रूपक। क्या? रूपक जो है वो कहलाते थे गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 63 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। तो विशाख दत्त किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा नाटक से संबंधित है। बरामिहिर किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा खगोल विज्ञान से। किससे? खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक किससे संबंधित है? तो चरक हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित। और ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गणित से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो वो हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 65 कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति की गणना विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है? तो ये किया जाता है अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसकी गिनती जो है विश्व की प्रसिद्ध 100 साहित्यिक कृतियों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय जो है निम्न में से किस युग को है? तो ये है गुप्त युग को। गुप्त काल का जो युग था उसी समय में वर्तमान गणित में जो दशमलव प्रणाली का यूज किया जाता है उसका आविष्कार गुप्त युग में ही हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो पहला में दिया हुआ है कि स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों में दुर्बल होना, ये जो है गुप्त वंश के पतन का एक कारण था। उसके बाद हुनों का आक्रमण भी जो है ये माना जाता है कि गुप्त वंश के पतन का कारण था। उसके बाद प्रांतीय शासकों का विद्रोह भी है, ये भी एक कारण रहा गुप्त वंश के पतन में। ठीक है। लेकिन सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये जो है गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्ता के लिए नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो है वो गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो ये करवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा अपने आप को सिक्कों पर बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ये किया गया था आर्यभट्ट। कौन थे? वो आर्यभट्ट वो भारतीय विद्वान थे जिन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 70, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है, ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से संबंधित है। तो गुप्तकालीन पुस्तक जो है नवनीतकम जो है का संबंध चिकित्सा से है। क्वेश्चन नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? वो था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त वो पहला शासक था गुप्त वंश का जिन्होंने तांबा का सिक्का जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 72, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है और सूची 2 में अभिलेख का नाम दिया गया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के समय में कौन सा अभिलेख लिखा गया था? वो था प्रयाग प्रशस्ति। क्या था? प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो था मेहरौली का लो स्तंभ। क्या था? मेहरौली लो स्तंभ लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में कौन सा अभिलेख लिखा गया? वो लिखा गया था भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। बुद्धगुप्त के शासनकाल में कौन सा लिखा गया था? तो पहाड़पुर ताम्रपत्र जो है वो बुद्धगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 73, सुमेलित कर। सूची 1 में दिया हुआ है मुद्रा के प्रकार और सूची 2 में दिया हुआ है शासक। ठीक है, कुमार देवी प्रकार किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, बिना वार्धन का प्रकार किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था समुद्रगुप्त के शासनकाल में। चक्र विक्रम प्रकार ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और कार्तिकेय प्रकार जो है ये हुआ था कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है शासक, सूची 2 में दिया है उपाधि। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कौन सा उपाधि धारण किया गया था? तो ये किया गया था महाराजाधिराज। तो महाराजाधिराज का उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त ने कौन सा उपाधि धारण किया गया? इन्होंने किया था अश्वमेध पराक्रम। तो अश्वमेध पराक्रम किसके द्वारा उपाधि धारण किया गया था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कौन सा उपाधि धारण किया गया था? ये किया गया था परम भागवत जो है उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था। और स्कंदगुप्त के द्वारा कौन सा उपाधि धारण किया गया था? ये किया गया था सक्रोपम जो है स्कंदगुप्त के द्वारा उपाधि धारण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको दिया हुआ है शासक और सूची 2 में दिया हुआ है पत्नी। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम क्या था? तो वह था कुमार देवी। क्या था? कुमार देवी। रामगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? तो ध्रुव देवी। क्या था? ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम था दत्ता देवी। क्या था? दत्ता देवी। रुद्रसेन द्वितीय के पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। क्या था? प्रभावती गुप्त जो है रुद्रसेन द्वितीय के पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 76, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा ही दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, सर्वराजोच्छता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो ये उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? तो ये उपाधि धारण किया गया था
समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा सर्वराज्योच्छता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है रचनाकार, सूची 2 में दिया हुआ है रचना। ठीक है, तो आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा रचना किया गया था? इसके द्वारा किया गया था आर्यभट्टी जो है आर्यभट्ट के द्वारा रचना की गई थी। धन्वंतरी के द्वारा कौन सा रचना किया गया था? तो उसके द्वारा किया गया था नवनीतकम किसके द्वारा रचना किया गया था? तो ये किया गया था धन्वंतरी के द्वारा। ब्रह्मगुप्त के द्वारा कौन सा रचना रचा गया था? तो रचा गया था ब्रह्म सिद्धांत किसके द्वारा रचित है? ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित है। बरामिहिर के द्वारा जो रचित किया गया पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो पंचसिद्धांतक। क्वेश्चन नंबर 80, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बात मरम्मत किसने करवाई? सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, उसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो दूसरी बार मरम्मत जो करवाया था वो करवाया था स्कंदगुप्त। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 81, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है प्रशासकीय विभाजन, सूची 2 में दिया हुआ है प्रशासक। तो भुक्ति प्रांत इसका क्या हो जाएगा? उपरिक, विषय या फिर जिला ये क्या हो जाएगा? विषयपति। नगर क्या हो जाएगा? नगरपति। और ग्राम का प्रशासक कौन था? तो ये ग्रामिक। क्या हो जाएगा? ग्रामिक। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सुमेलित नहीं है? महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष क्या है? महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष ये हमारा सुमेलित नहीं है। और बाकी क्या है? बाकी सब सुमेलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। क्षेत्रभूमि किसको कहा जाता था? तो कृषि योग्य भूमि को क्षेत्रभूमि कहा जाता था। वास्तुभूमि हो जाएगा निवास योग्य भूमि को वास्तुभूमि कहा जाता था। अपरहत भूमि हो जाएगा जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। खील भूमि किसको कहा जाता था? कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, जो कि कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता था, उसको हम कहते थे, उसको उसमें कहा जाता था खील भूमि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति ये हमारा सुमेलित नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा भूर्तहरि जो है मेघदूतम ये संबंधित नहीं है। तो मेघदूतम का रचनाकार कौन था? तो मेघदूतम का रचनाकार हो जाएगा कालिदास, ना कि भूर्तहरि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो श्रेष्ठी किसको कहा जाता था? तो श्रेष्ठी कहा जाता था साहूकार को। किसको? साहूकार को श्रेष्ठी कहा जाता था। सार्थवा किसको कहा जाता था? सार्थवा कहा जाता था व्यापारी को। किसको? व्यापारी को सार्थवा कहा जाता था। कुलिक किसको कहा जाता था? कुलिक कहा जाता था शिल्पी या फिर कारीगर को कुलिक कहा जाता था। कायस्थ किसको कहा जाता था? तो कायस्थ कहा जाता था लेखक को क्या कहा जाता था? कायस्थ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 87,
मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध था। तो मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का संबंध था हून से। किससे? हून से संबंध था मिहिर कुल का। क्वेश्चन नंबर 88, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो वो थे मेखरी। कौन थे? मोखरी जो थे कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 89, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि पदवी जो है ग्रहण की, किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ये इसलिए खींच रहा है क्योंकि उसकी जो जंग रोधकता के कारण, उसमें कभी जंग नहीं लगता है, तो उसकी जंग रोधकता के कारण जो है कुतुब मीनार के निकट जो स्थित लौह स्तंभ है उसका जो ध्यान है, वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है। पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। तो ये कहाँ अवस्थित थी? ये थी उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल में भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 92, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ये कहा जाएगा बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 93, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला जो गुप्त शासक हुआ वो हुआ समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। वो पहला शासक था गुप्त वंश का जिन्होंने परम भागवत का उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 94, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो ये मिलती है दसपुर शिलालेख से। कहाँ से? दसपुर शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी जो है मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 9 गुप्त काल यहाँ समाप्त होता है। और जितने भी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने कवर कर लिया है और इसके जो आगे के जो चैप्टर रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।